अस्सलामुअलैकुम। मेहमान खुसूसी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान कदर रियाज। ख़वातीन ज़िंदगी के जिस शोबे में भी काम करती हैं अपनी अहमियत मनवाती हैं। आज के हमारे प्रोग्राम मेहमान खुसूसी में भी एक ऐसी खातून मौजूद हैं जिनके ड्रामास पूरी दुनिया में देखे जाते हैं। आप बीबीसी में कॉलमिस्ट और इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाती हैं। आज हमारे साथ मौजूद है आमना मुफ्ती साहिबा। वेलकम टू आवर प्रोग्राम मैम। थैंक यू। अच्छा मैम, ये बताइएगा, ड्रामा आसान है या कॉलम लिखना आसान है? देखिए, इस सवाल का जवाब तो बहुत साल पहले गालिब दे गए। जी। इतना आसान नहीं लहू रोना, दिल में ताकत जिगर में ताप कहाँ। वाह। तो दोनों ही चीज़ें कोई इतनी आसान नहीं है। बेशक। बस यूँ कह लीजिए कि हमें इस मुशक्क़त की आदत हो गई है। कॉलम लिखना अपनी जगह एक यूँ समझ लीजिए कि एक दरिया को कूज़े में समेटना है, और ड्रामा लिखना 20 आवर्स का एयर टाइम, जिसमें आपने लोगों को किसी भी लम्हे बोर भी नहीं होने देना, और फिर उसके साथ बहुत सारे और लोगों की तवक्कुआत पे भी पूरा उतरना। तो वो सब चीज़ें जब आप इकट्ठी लिख रहे होते हैं तो ये भी कोई आसान खेल नहीं है। लेकिन बहरहाल चुना हमने पहाड़ी रास्ता, तो अब चल रहे हैं उस पर। तो मैम, आप अपनी पर्सनल लाइफ को अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ कैसे मैनेज करती हैं? बहुत टफ काम है। देखिए, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ एक हो जाती हैं एक जगह पे आके। अच्छा। थोड़ा सा इंसान को इसके लिए यूँ समझ लीजिए कि चीज़ को समझने की ज़रूरत होती है कि आपका प्रोफेशन आपकी ज़िंदगी से अलग नहीं है, और आपके आसपास के लोगों को भी ये स्पेस देनी पड़ती है। और जब ये वो स्पेस नहीं देते हैं तो फिर जब आपको कहते हैं ना, तंग आमद बजंग आमद, जब कोई जगह नहीं देता तो फिर वो छीननी पड़ती है। तो बस ये है कि बस थोड़े से ये टैक्टिक्स आ जाएं तो फिर आप दोनों ज़िंदगियों को एक करके जम करके इकट्ठे लेके चल सकते हैं। आप टीचर भी हैं, आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाती हैं, तो आपकी जितनी भी क्लासेस होती हैं उसमें स्क्रिप्ट राइटर बनने वाले स्टूडेंट्स की कितनी तादाद होती है? अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि हर क्लास में समटाइम्स 12 बच्चे होते हैं, 30 तक भी होते हैं, 40 तक भी चले जाते हैं। लेकिन यह कि उनमें से जो वाकई स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहते हैं वो एक या दो होते हैं। ऐसे ही। और हर बार मुझे एक बच्चा या बच्ची ऐसे ज़रूर मिलती है जिसका ख्वाब होता है कि वो राइटर बने, और उसकी बहुत कोशिश होती है और वो करने की कोशिश भी करते हैं। एक आधे ऐसे भी हैं बच्चे जो आगे उन्होंने इस काम को कंटिन्यू किया, लेकिन अभी तक मेरा कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि जिसको मैं कहूँ कि वो इस सारे जो एक सतह होती है उसको तोड़ के और वो सामने उफ़क़ पे अभी आया नहीं। लेकिन कोशिश बहुत से करें तो औसतन 2 या 3 समझ लीजिए कि हर सेमेस्टर में ऐसे दीवाने मिल जाते हैं। तो इसका रुझान इतना कम क्यों है स्टूडेंट्स में आजकल? देखिए, लिखने के लिए पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, और दूसरा ये कि हमारे यहाँ एक ट्रेंड बन चुका है कि अगर आप को ड्रामा लिखना है या आपको स्क्रीन के लिए लिखना है तो इसके लिए किसी जगह से आपको कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो गिफ्टेड है। क्योंकि इस वक्त हमारे पास जितने भी सीनियर राइटर्स मौजूद हैं, किसी ने भी कहीं से भी स्क्रिप्ट राइटिंग की तालीम नहीं ली है। तो जो स्क्रिप्ट राइटर्स आते हैं जो कि उसमें कोर्स में होते हैं, वो इनफैक्ट चूँकि कंपलसरी कोर्स है तो उनको लेना पड़ता है। अदरवाइज़ ज़्यादातर लोगों की ख्वाहिश होती है एंकर बनने की, बिल्कुल डायरेक्टर बनने की ख्वाहिश होती है। तो ये ख्वाहिशात होती हैं, लेकिन चूँकि कोर्स ऐसे डिज़ाइन हुआ है उसमें एक आधा स्क्रिप्ट राइटर भी आ जाता है। स्क्रिप्ट राइटर्स ये समझते हैं ज़्यादातर कि ये बग़ैर सीखे एक ऐसी चीज़ है जो हम कर सकते हैं। तो खुदा जाने कब तक यही सोचते रहेंगे। बहरहाल इट्स समथिंग गिफ्टेड, लेकिन थोड़ा बहुत टेक्निक आना भी ज़रूरी है। आप खुद इतनी हसीन है, आपने खुद कभी नहीं सोचा स्क्रीन पे काम करने का? अच्छा, ये जो चीज़ है ना, खैर अब तो ज़िंदगी गुजर गई, लेकिन ये है कि स्क्रीन पे काम करने का मैंने कभी इसलिए नहीं सोचा क्योंकि मुझे अपनी शक्ल स्क्रीन के ऊपर बहुत भयानक लगती है। तो मुझे कभी भी ये जी नहीं चाहा कि ये मैं एक्ट करूं, इस तरह से मैं एक्ट करूं। दूसरा ये है कि जब आप बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं तो आप एक्ट नहीं कर सकते। अगर मैं एक्ट करूंगी तो मैं उस कैरेक्टर में उस तरह चली जाऊंगी कि वो वाला मामला हो जाएगा कि कव्वाल को हाल आ जाएगा। तो जब कव्वाल को हाल आ जाए तो फिर सामाइन का क्या होता है, इसलिए मैंने कभी एक्टिंग के बारे में नहीं सोचा। स्क्रिप्ट राइटर बनने का शौक आप में कब, कहाँ और कैसे पैदा हुआ? अच्छा, ये वैसे अक्सर लोग ये कहते हैं कि ये एक हादसा था, तो मेरी ज़िंदगी में भी ये हादसा था। मैं क्योंकि अफसाने नावल वगैरह ही लिख रही थी, उससे पहले तो हर शख्स की तरह मेरा भी ख्याल था कि मैं एक बहुत बड़ा शायर हूँ, बस थोड़ा सा मुझे सीखने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं होता, शायरी कोई आसान काम नहीं है। मेरा नसर की तरफ रुझान ज़्यादा था,
और 2010 में जब मैंने अपना सेकंड नॉवेल कंप्लीट किया तो एक रोज़ बैठे बैठे यूं ही दिल में एक जुलानी सी आई। फिल्म लिखने का शौक़ था हमेशा से, लेकिन जो ये प्रॉपर स्क्रिप्टिंग का था सिलसिला, इसमें यूं हुआ कि बस बैठे बैठे जुलानी आई और मैंने एक डायरेक्टर बाबर जावेद हुआ करते थे, उनको मैंने फेसबुक पे मैसेज कर दिया और अपना नंबर ड्रॉप कर दिया। अब ये तो कभी नहीं सोचा था कि कभी कॉल भी आएगी और स्क्रिप्ट लिखने की भी ऑफ़र होगी। तो कोई 10 मिनट के बाद कॉल आई, 2 जुमले उन्होंने मेरे सुने, उन्होंने कहा आपने आज तक जो कुछ लिखा है ना वो समझे मैंने ले लिया, आप बस उसकी स्क्रिप्टिंग स्टार्ट कर दें। तो इट वाज सो सडन। तो अंधा क्या चाहे दो आंखें, कुछ लिखने का मौका मिले, आप लिखे जाएं लिखे जाएं लिखे जाएं और आपकी लिखी हुई चीज़ वाइडर ऑडियंस देख रहे हों, तो मैं नहीं समझती कि एक नसर निगार को इससे ज़्यादा कोई एक अच्छा मौका मिलेगा। तो मेरे जहन में कभी ये चीज़ नहीं थी कि इसके साथ कुछ पैसा भी अटैच्ड है या इसके साथ कोई शोहरत भी अटैच्ड है। उस वक्त तो एक अपॉर्चुनिटी थी लिखने की, अपनी बात कहने की और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बात फैलाने की। लेकिन फिर यह कि ज़िंदगी के बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, वो साथ शामिल होते गए और बस उसके बाद से लिख रहे हैं और तकरीबन मेरा ख्याल है 11 साल हो चुके हैं स्क्रिप्ट लिखते हुए। आपका एक ड्रामा भी था उल्लू बराए फ़रोख्त नहीं, वो बहुत फेमस हुआ, बहुत लोगों ने देखा, अप्रिशिएट किया, वो आपका कैसा एक्सपीरियंस था? देखिए, उल्लू बराए फ़रोख्त नहीं के बारे में अगर मैं बताने बैठ जाऊंगी तो वो एक बड़ा जादुई एक्सपीरियंस है, तिलिस्माती। क्योंकि जब मैंने उसको लिखा, मैं ज़्यादातर जो लिखा करती थी वो मैं जो हमारे अदबी रसाइल हैं उन्हीं में लिखती थी। तो उनकी आपको पता है कि बहुत कम सर्कुलेशन होती है, सर्कुलेशन भी नहीं होती, सब्सक्रिप्शन वगैरह पे वो बज़रिया डाक 1-2 लोगों को चले जाते हैं। तो ये जब मैंने लिखा तो उन दिनों मेरी सायरा ग़ुलाम नबी से ज़रा बातचीत चल रही थी, जो ख़वातीन डाइजेस्ट में भी होती थी और आइंदा एक अदबी पर्चा था उसमें भी। तो हम लोगों ने यूं ही बात करते करते एक रोज़ उन्होंने कहा कि ये तजुर्बा क्यों ना किया जाए कि हम जो आपने लिखा है वो हम डाइजेस्ट में भी तो प्रिंट करके देखें कि इजी एक्सेस से क्या लोग उसको पढ़ेंगे। तो मजाक ही मजाक में 2-4 चीज़ें जो पहले प्रिंट हुई थी वो रीप्रिंट हुई और उनको उसका एक अच्छा फीडबैक आया। जब मैंने उल्लू बराए फ़रोख्त नहीं लिखा तो मैंने अदब लतीफ़ के लिए लिखा था, मैंने सायरा से शेयर किया तो उसने कहा मैं प्रिंट कर लूँ। मैंने कहा ज़रूर कर लीजिए। जब सायरा ने उसको प्रिंट किया तो बड़ा अच्छा फीडबैक सामने आया। अच्छा, उसके बाद बात आई गई हो गई, कोई जहन में नहीं था, वो एक अफसाना था। फिर जब मैं 3 ड्रामे लिख चुकी थी तो एक रोज़ ARY से एक टीम आई और उन्होंने कहा कि हम इस प्ले के ऊपर इस अफसाने के ऊपर प्ले बनाना चाह रहे हैं। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि क्यों, लेकिन बहरहाल वो काम शुरू हुआ और उसके ऊपर 8 एपिसोड के बाद उनको पता चला कि हम क्या कर बैठे तो उन्होंने माजरत कर ली। लेकिन उस वक्त तक उसके तिलिस्म का शिकार हो चुके थे मेरे प्रोड्यूसर नुमान मसूद और डायरेक्टर। उन्होंने कहा ये तो बहरहाल बनेगा, हम तो बनाएंगे, क्योंकि अब तो मामला जो है वो इश्क का मामला है, तो अब ये तो होगा। तो उन्होंने उसको बनाया। बनाने के बाद इरादा उनका PTV का था। इस असना में उसमें एक और ख़ातून शरीक हो गई जो हम टेलीविज़न की प्रोग्रामिंग में थी। उन्होंने कुछ उसके हिस्से देखे और उन्होंने कहा कि नहीं भाई ये तो हम पे चलेगा। और फिर आगे एक लंबी तवील कहानी है जो फिर कभी बताई जाएगी। तो वो एक ऐसा एक्सपीरियंस था, वो कुछ ऐसे लोगों की कहानी थी कि जिसको स्क्रीन पे बहरहाल आना था, तो उसके रास्ते खुद ब खुद खुलते चले गए। वो क्या किस तरह से आया मैं कभी नहीं अंडरस्टैंड कर पाई कि उसके लिए क्यों इतनी आसानियाँ, मुश्किलात भी थी, लेकिन क्यों लोग उसके साथ ऐसे अटैच्ड हो गए कि वो उसको ओन करने लगे। तो ये जब कहानी में ताकत होती है, सच्चाई होती है और वो लोग जो अपनी बात नहीं कह पाते और उनकी बात हम कहते हैं, तो वो ताकत जो है वो उसके साथ मिल जाती है। आप BBC में भी कॉलम लिखती हैं, इतने बड़े इदारे में आप किस हद तक सच लिख सकती हैं? देखिए, मुझे BBC की तरफ से कभी भी डिक्टेट नहीं कराया गया, नेवर। मुझे किसी ने भी कभी भी डिक्टेट नहीं कराया। सच एक बड़ी मारूजी सी एक इस्तिलाह है। मेरा सच और होगा, आपका सच और होगा। तो मेरा सच आपको बुरा लगेगा, आपका सच मुझे बुरा लगेगा। मैंने हमेशा वो लिखा जो मैं लिखना चाहती थी और इस सिलसिले में मैंने बहुत मुखालफतें भी बर्दाश्त की। और समटाइम्स मुखालफत से ज़्यादा एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, आपको पता होता है आपके पास 2 टॉपिक्स होते हैं। एक ऐसा टॉपिक होता है जिसके ऊपर आपको पता है कि मैं लिखूँगा या लिखूँगी तो बेतहाशा लोग उसको पढ़ेंगे और बस वो वायरल हो जाएगा। लेकिन दूसरा टॉपिक ऐसा होता है कि जिस पे आपको पता होता है कि इसको चंद लोग पढ़ेंगे। मैंने हमेशा वो टॉपिक चूज़ किया।
मैं हमेशा वो टॉपिक छोड़ देती हूँ जो मुझे पता होता है कि बहुत से लोग पढ़ेंगे, क्योंकि वो चंद लोग जो मेरे निश ऑडियंस हैं वो मेरे लिए ज़्यादा अहमियत रखते हैं। तो सच लिखने वाले मामले में फ़िलहाल तो मुझे किसी तरह से कहीं से कोई दबाव नहीं मिला। बाकी सियासी सच क्या लिखूँ, सबको पता है इस हमाम में सब नंगे हैं। तो सियासी सच कभी कभी बहुत जी चाह गया, को बहुत ही मज़े की बात हो गई तो लिख दिया, अदरवाइज़ क्या लिखूँ, सबको सारा खेल पता है। तो मैं अपने वो जो मेरे पास 500-600 अल्फाज होते हैं वो मैं क्यों ज़ाया करूँ, वो मैं वही लिखती हूँ जो मेरा। कई दफ़ा तो ऐसी चीज़ होती है कि जिस पे लोगों को वो समटाइम्स ये होता है कि बहुत कम लोग पढ़ते हैं, लेकिन आई एम हैप्पी विद इट। और मुझे कभी BBC की तरफ से ये नहीं हुआ कि जी आप इस टॉपिक पे लिखें या उस पे। कभी मुझे नेवर कभी ज़िंदगी में कोई एक ईमेल तक नहीं वसूल हुई। ख़वातीन के ड्रामे ख़वातीन ही लिख रहे हैं आजकल, तो इस फील्ड में क्या विमेन की मोनोपोली है? देखिए, मोनोपोली तो नहीं हम कह सकते, हाँ हम ये कह सकते हैं कि दर्द मुश्तरक है। बहुत एतराज़ उठाया जाता है, सास बहू की बात कर दी, हैरेसमेंट की बात कर दी, रिश्तों की पामाली की बात कर दी, रोती हुई औरत दिखा दी, थप्पड़ मार दिया किसी औरत को, ये कर दिया वो कर दिया, दिखा दिया। हो तो रहा था ना, हो रहा था और एक औरत समझ सकती थी। और फिर देखिए सबसे बड़ी बात ये कि आपने जैसे कहा कि हमारी जो ऑडियंस हैं ख़वातीन के ड्रामा औरतों के पास क्या एंटरटेनमेंट है कि शाम को हम जाके कहीं पे ढाबे पे बैठ के चाय पीते हैं? नहीं पीते। क्या हम बाहर स्टेज शो देखने के लिए जाते हैं, चलो यार बड़ा ज़बरदस्त डांस वाला शो है नरगिस का, देखने चले? हम नहीं जाते। हमारे पास क्या है, हमारे पास वो टेलीविज़न है, तो उसके ऊपर जो प्लेज आते हैं वो तो हम देख सकते हैं ना कम से कम। और जब हम वो देखते हैं तो हम उसमें देखिए, हम लोग एंटरटेनमेंट नहीं, हम उसमें इश्यूज़ पे बात कर रहे हैं और हमारे इश्यूज़ हम ही अंडरस्टैंड करते हैं। कभी आप आदमियों के सामने बैठ के, कभी भी किसी भी रिश्ते का आदमी हो, बाप भाई बहन को छोड़ें, ये वाले रिश्ते छोड़ें, वो जो दूसरे पुरस्कार रिश्ते होते हैं उनमें कभी बैठ के अपने गम कहने की कोशिश कीजिएगा। जिस तरह से वो इन बातों को चुटकियों में उड़ाते हैं, वो समझते ही नहीं। जब वो उस तकलीफ़ को समझते ही नहीं तो वो लिखेंगे कैसे? आप देख लीजिए जो दो एक मर्द हजरात लिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं, मतलब मेरे तो कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर ये कोई मोनोपोली है या कोई अजारा है तो ऐसा नहीं कि हमने छीना है, हमें तो प्लेट में रख के पेश कर दिया, क्योंकि वो लिख ही नहीं सकते, वो उस तकलीफ़ को समझ ही नहीं सकते, वो उस दर्द तक पहुँच ही नहीं सकते। वहाँ तक पहुँचिए और ये इस पे भी कब्जा कर लीजिए जैसे और चीज़ों पे किया। वो पेट्रियार्की को प्रमोट करते हैं और हम फेमिनिज्म को। फेमिनिज्म तो नहीं कह सकते, लेकिन हमारे दर्द हैं, हमारी तकलीफ, पाकिस्तानी फेमिनिज्म नहीं, वर्ल्डली फेमिनिज्म जो है उसको प्रमोट किया जाता है। एग्जैक्टली। फेमिनिज्म पे बात हो रही है तो आर यू फेमिनिस्ट? देखिए, फेमिनिज्म जो है ना, ये कुछ ऐसी इस्तिलाहात हैं जो टेक्नोलॉजी के साथ हम तक आ गई। अगर तो बात की जाए फेमिनिज्म की, तो फेमिनिज्म तो बहुत सारी तरह की है। मैं तो किसी भी नज़रिए को नहीं मानती हूँ। इंसानों ने आज तक जो नज़रियात दिए हैं वो कोई ऐसे दिलचस्प नहीं थे कि उनके पीछे चला जाए, तो किसी शख्स के दिए हुए फेमिनिस्ट नज़रिए के पीछे मैं तो नहीं चल सकती। हाँ, अलबत्ता ये है कि जब किसी भी शख्स को उसकी सिन्फ की वजह से, उसके रंग व नस्ल की वजह से या किसी और चीज़ की वजह से दूसरे से कमतर और हकीर समझा जाएगा, तो आई वुड बी द फर्स्ट वन जो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएगा। अब अगर ये फेमिनिज्म के ज़ुमरे में आता है तो शायद मैं फेमिनिस्ट हूँ, और अगर ये ह्यूमनिज़म के ज़ुमरे में आता है तो शायद मैं ह्यूमनिस्ट हूँ। ये मैं डिफ़ाइन ख़ुद नहीं कर सकती, ये तो जिन्होंने ज़ाहिर है मेरा काम देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है और मेरे ख़यालात से आगा हैं, वो बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरा नज़रिया हयात क्या है। आपके हर ड्रामा में औरत को बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाया जाता है, तो क्या आप मर्दों को इस काबिल नहीं समझती? अच्छा, देखिए, मकसद तो मेरा होता है वो चेहरा भी दिखाने का जो है औरत बहुत तकलीफ़ सह के दोबारा उसी तरह मजबूत खड़ी हुई होती है। आदमी उन तकालीफ से नहीं गुज़रते और फिर वो कहते हैं कि जी हम बहुत मजबूत हैं, तो आप तो उनमें से किसी एक तकलीफ़ से भी नहीं गुज़रे, जिनसे औरतें एक महीने के अरसे में, एक लाइफ टाइम में गुज़र जाती हैं। तो फिर कहाँ से मजबूती आ गई? मजबूती तब है जब आप अपने ज़ख़म छुपा के, अपनी तकलीफ़ छुपा के आप उसी तरह मॉर्निंग में चाय का कप लेके आएँ तो एक कमज़ोर मर्द बेहोश सा बिस्तर पे पड़े हुए कि अच्छा भाई 8 बज गए, मेरे कपड़े इस्त्री हो गए, तो कौन मजबूत है? वो औरत मजबूत है ना जिसका HB लेवल 8 है।
जिसकी वेट आप देखें तो मियाँ से आधे वजन होते हैं, बिल्कुल। और वो मुस्टंडा चाय के इंतज़ार में बैठा होता है। वो खुद क्यों नहीं जाके चाय बनाता, वो अपने कपड़े खुद क्यों नहीं इस्त्री कर लेता। इस चीज़ पे बहुत तकलीफ होती है। खाना क्यों गर्म करें, मोज़ा क्यों ढूंढें, इतनी सी तो अना है ना, मोज़ा ढूंढते हुए तो नाक कट जाती है। तो मैं क्या उनको दिखाऊं। मतलब आप पहले खुद अपने आप को मुआशरे में एक मजबूत शख्स बना के दिखाएं, जो मोहताज नहीं है सुबह के उस चाय के एक कप का। और वो जो चंद 100 रुपये आप उस औरत को देते हैं 100 तानों के बदले, ज़रा सोच लें कि आप कर क्या रहे हैं। पहले अपने वेस दुरुस्त कर लें। मैं तो ऐसे अच्छे हीरोज़ लिखूंगी, एक दफ़ा नज़र तो आए ना कभी ज़िंदगी में। बिल्कुल। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाईं। जी नाज़रीन, आज के हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थी आमना मुफ्ती साहिबा, जिनसे जितनी बात की जाए वो कम है। मेहमान खुसूसी के अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेज़बान कदर रियाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।